हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसके तहत आप पूरी सावधानी बरत रहे होंगे। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि दाब से संबंधित जो भी, जैसे दाब क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और दूसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि तरल दाब क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, वो हमने पढ़ लिया था। और आज ये जो दाब का पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत हम पास्कल का नियम और क्या पढ़ेंगे, और एक हम बर्नौली प्रमेय, पास्कल का नियम और बर्नौली प्रमेय पढ़ेंगे। तो ऐसी ही वीडियो, ये रीड से संबंधित वीडियो है, ऐसी ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम इसको करते हैं। देखिए आप सबसे पहले पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि यदि किसी तरल पर किसी भाग पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है तो दाब जो है वो संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या कहता है पास्कल का नियम? यदि किसी तरल पर किसी भाग पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है तो दाब जो है वो संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये क्या कहता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक पात्र में द्रव भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी आप बंद पात्र ले सकते हो, उसके अंदर क्या एक द्रव भरा हुआ है, और उस द्रव में हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी, जैसे मान लीजिए इस चित्र डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पात्र है और इसके अंदर क्या है, कोई द्रव भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगे हुए हैं, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन, यहाँ पे भी पिस्टन लगा हुआ है। इनका क्षेत्रफल जो है, काट क्षेत्रफल पिस्टन वाला ये जो हॉल हमने शेल बना रखे हैं, इसका जो काट क्षेत्रफल है ये हमने एक समान ले लिया। आप अलग अलग भी ले सकते हो, तभी भी दाब क्या समान रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक बार क्या किया, इन सभी को क्या है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए क्या हमने पिस्टन लगा दिए यहाँ पे। अब ये पिस्टन लगे हुए हैं और ऐसा माना गया कि ये पिस्टन जो है वो घर्षण रहित मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनमें घर्षण बल की घर्षण बल इनके ऊपर कार्य नहीं करता, इनको आसानी से इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक पिस्टन पे हमने क्या लगाया, बल P1 लगाया। हमने सिर्फ एक ही पिस्टन पे बल लगा रहे हैं, इस पे P1 पे। तो ये पिस्टन जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसको हमें रोकने के लिए यहाँ पे हमने P2 बल लगाया, दाब लगाया, और यहाँ पे हम P3 दाब लगा रहे हैं, और यहाँ पे P4 दाब लगा रहे हैं, ताकि ये पिस्टन जो है वो अपनी जगह से वापस ना जा सके। तो ऐसा करने के लिए हम ये जो दाब लगा रहे हैं, हमने केवल एक ही पे दाब लगाया, और इनको रोकने के लिए हमें दाब लगाना पड़ा। और ये जो दाब है यहाँ पे, ये जो दाब P2, P3 और P4 जो है, ये P1 के बराबर हमें दाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पास्कल के नियम से पता चलता है कि P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 होगा, ठीक है। तो यही पास्कल का नियम है कि यदि आप क्या है, किसी भी तरल पर यदि अतिरिक्त दाब लगाते हो तो वो क्या है, सभी दिशाओं में, तरल में सभी दिशाओं में क्या है, सभी जगह पे क्या समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने P1 दाब जो लगाया था, ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सभी जगह उतना ही दाब अप्लाई हो गया। उसको रोकने के लिए हमें क्या है, इसके रिवर्स यहाँ से इधर की तरफ दाब लगाना पड़ा, जिसका मान जो है वो P1 के बराबर होगा। यही पास्कल का नियम है, इसी को हम पास्कल का नियम कहते हैं। और पास्कल के नियम पर आधारित कुछ और युक्तियां हैं, ठीक है, इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, वो हमें पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे आप देखिए, एक डायग्राम के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, पात्र है, और इस पात्र के अंदर क्या है, कोई द्रव भरा हुआ है, और यहाँ पे पिस्टन A लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन B लगा हुआ है। और ये जो पिस्टन का क्षेत्रफल है, ये जो है यहाँ पे जो एरिया है वो उसका 1/100 पार्ट है, 100 पार्ट है, 1/100 पार्ट, या फिर आप कह सकते हो 1/100वां हिस्सा। यानी यदि यहाँ पे क्षेत्रफल जो है, इस पिस्टन का यदि क्षेत्रफल हम माने 100 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस पिस्टन का जो क्षेत्रफल है, ये काट क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 न्यूटन का बल यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 न्यूटन का बल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बल जो है वो कितना लगाया, 1 न्यूटन का। तो यहाँ पे हमने बल जब 1 न्यूटन का लगाया, तो यहाँ पे हम यदि दाब निकालें, P1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे दाब जो है उसको हमने P1 मान लिया, एक पिस्टन द्वारा लगा हुआ दाब जो है P1 है। तो ये क्या, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना है, 1 न्यूटन है बल, और ये हमारे पास कितना है, ये जो हमारे पास इसका काट क्षेत्रफल है, ये भी कितना है, 1। तो 1/1 यानी क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो दाब लग रहा है वो कितना है, 1 पास्कल। यहाँ पे जो दाब अप्लाई हो रहा है वो कितना है, 1 पास्कल। यहाँ पे जब हम दाब की गणना करेंगे तो ये जो दाब है इसी के बराबर है। ये जो 1 पास्कल लगा, इतना ही दाब क्या है, यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। पास्कल का नियम क्या कहता है, अतिरिक्त दाब लगाएंगे तो संपूर्ण तरल में एक समान रूप से अप्लाई होगा। तो यदि यहाँ पे दाब 1 पास्कल है, तो यहाँ पे भी दाब कितना लगना चाहिए, इसको रोकने के लिए दाब हमें कितना लगाना पड़ेगा, 1 पास्कल। तो यानी यहाँ पे ये जो P1 का मान आया 1 पास्कल, यहाँ पे हम P2 का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो
बल का हमें पता नहीं कितना है, F एक बार मान लेते हैं। और यहाँ पे अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 100, तो 100 मीटर स्क्वायर F बटा में जो है 100, ये हमारे पास क्या है P2 का मान। अब आपको पता है कि पास्कल का नियम क्या कहता है, अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित होता है, यानी ये जो दोनों मान है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी 1 पास्कल ये जो दाब है वो किसके बराबर होना चाहिए, F बटा में 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब जब यहां से हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F बराबर ये 100 इधर आएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा 1 गुणा 100, तो कितना बनेगा 100। और ये पास्कल, पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा न्यूटन। तो यानी ये जो हमारे पास बल है वो कितना आ गया, हमारे पास 100 न्यूटन का बल आ गया। यानी यहाँ पे हमने 1 न्यूटन का बल अप्लाई किया था, जबकि यहाँ पे इसको रोकने के लिए यहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो कितना है एक्चुअल में 100 न्यूटन। वो बल हमें कितना प्राप्त हुआ, 100 न्यूटन। तो आप यहाँ पे एक बात यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बल तो कितना लगाया था, बहुत कम बल लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो हमें बल मिला वो कितना है 100 न्यूटन का बल हमें मिला है। तो बस इसी कंडीशन का हम उपयोग करते हुए क्या है, कई सारी हमने युक्तियां बना दी, इसका उपयोग इसी पे आधारित है कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है। ये सारी जो युक्तियां हैं ये किस पे आधारित हैं, ये पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं, पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक में आप देखोगे तो वहां पे भी क्या होता है, हम जब भी जो एयर प्रेशर बैग जो क्या लिक्विड प्रेशर वाले जो प्रेशर वाले ब्रेक होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैडल से इसको क्या है थोड़ा सा बल देते हैं, ठीक है, जो ब्रेक होती है उससे हम क्या थोड़ा सा बल लगाते हैं, लेकिन वो बड़ी से बड़ी गाड़ी भी आसानी से रोकी जा सकती है इस बल द्वारा। क्यों, क्योंकि ये जो बल है वो यहाँ पे तो बहुत कम लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इसका आउटपुट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसी वजह से क्या है, इसका उपयोग जो है वो ब्रेक बनाने में या कोई भारी वस्तु को बहुत बड़ा क्या है भार है उसको उठाने में, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखोगे हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी बर्नौली प्रमेय। ये क्या कहते हैं, जब कोई असंपीड्य और अश्याम द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जब कोई असंपीड्य द्रव क्या होता है कि उसको और संपीड़ित ना किया जा सकते, उसका आयतन जो है वो निश्चित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं असंपीड्य द्रव। और अश्याम द्रव, श्याम जैसे आप देखते हो वायु, जैसे आप पानी और शहद देखिए, पानी और शहद में किसमें ज्यादा श्यानता है, तो हमारा आंसर होगा कि शहद में। क्यों, क्योंकि शहद में जो बहने का गुण है वो बहुत कम पाया जाता है, जबकि पानी आसानी से बह सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैसे हमारे सिलेबस में श्यानता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि श्यानता के अंदर द्रव जो है उसके अंदर विभिन्न परतें होती हैं, और उन जो शहद है उसके अंदर ये जो विभिन्न परतें हैं उनके बीच घर्षण जो है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो आसानी से नहीं बह पाता, जबकि जल के अंदर या किसी और द्रव के अंदर वो उसकी अपेक्षा कम होता है। तो ये होता है श्यानता। तो वो द्रव कैसा होना चाहिए, अश्याम द्रव, अर्थात इसी द्रव को हम क्या कहते हैं आदर्श द्रव भी कहते हैं। जो असंपीड्य और अश्याम होता है उसी को हम क्या कहते हैं आदर्श द्रव। आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक नली है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे पानी बह रहा है, तो जैसे मान लीजिए पहला पार्टिकल यहाँ से गुजरा है तो दूसरा पार्टिकल इसके जस्ट बाद में आना चाहिए, यहीं से गुजरता रहना चाहिए, और ये जो प्रवाह है वो कैसा होना चाहिए, धारा रेखीय, ऐसे धारा के रूप में ये जो है पार्टिकल चलने चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे पार्टिकल आगे बढ़ते रहने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो इस समय क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये क्या रहती है, एक नियतांक होता है, यानी नियतांक ये नियत रहती है हमेशा, और ये जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर ये नियम जो है वो आधारित है। ये जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए इसके बाद ये बर्नौली का प्रमेय है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। अब यहाँ पे P क्या है, ये दाब ऊर्जा है, 1/2 आप जानते हो, ये रो क्या है, उस द्रव का घनत्व जो हमने इसके अंदर द्रव भरा है, और v क्या है द्रव का वेग, और यहाँ पे g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है वो उस द्रव की ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। यही क्या है, बर्नौली प्रमेय है। अभी ये आपको हमारे रीट के एग्जाम के लिए आपको समीकरण वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके हमें जो अनुप्रयोग हैं वो हमें याद रखने हैं। एक तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। दूसरा आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जब बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि जब हम
किसी द्रव की यदि स्पीड बढ़ा देंगे तो उस पर लगने वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी स्पीड और दाब जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो दाब जो है वो कम हो जाएगा, यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो उस द्रव की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और इसी के आधारित कुछ इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे देखिए तेज आंधी से छत का उखड़ना। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई छत वगैरह बना रखी है, ये मान लीजिए कोई छत है, ठीक है, ये छत है इसकी। तो होता है जब तेज आंधी वगैरह आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं हैं, मान लीजिए हवाएं इधर से इधर चल रही हैं, तो यहाँ पे जो है हवाएं बहुत तेजी से गुजरती हैं, इसके ऊपर हवाएं छत के ऊपर से बहुत तेजी से गुजरती हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो वायु रुकी हुई है। तो पहले क्या होता है, जब आंधी नहीं थी तब तो यहाँ का दाब और इसके बाहर का दाब लगभग क्या होता है, बैलेंस होता है, या थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उसकी वजह से छत जो है वो उखड़ती नहीं। लेकिन जब तेज आंधी आ जाती है तब क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं हैं इनकी गति तेज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो बल है, यहाँ पे जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे छत के ऊपर का दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो दाब क्या हो रहा है, कम होगा, तो दाब यहाँ पे कम हो जाता है। जबकि यहाँ पे हवा रुकी हुई है तो यहाँ पे जो दाब है नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला दाब जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से क्या है, ये जो नीचे वाला दाब है इस छत को उखाड़ के ऊपर ले जाता है। आ रही बात समझ? ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो तेज गति से चलती रेलगाड़ी की तरफ खींचना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रेलगाड़ी आने वाली है और यहाँ पे आपने देखा होगा कई लिफाफे वगैरह कहीं पर पड़े होते हैं खाली, और या फिर मान लीजिए कोई एक आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे लिफाफे वगैरह पड़े हैं, या फिर यहाँ पे कोई आदमी जब इस रेलवे लाइन के प्लेटफॉर्म के पास बिल्कुल जहाँ से गाड़ी गुजरती है उसके जस्ट पास ही खड़ा होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई जो रेलगाड़ी है, जैसे मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, बहुत तेज गति से आ रही है, बहुत ज्यादा तेज गति से आ रही है, और उस समय क्या होगा, यहाँ की जो वायु है, पहले आदमी खड़ा हुआ था तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे इधर का दाब भी क्या है, समान है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, पहले के आदमी बिल्कुल अपनी सही स्थिति में खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे रेलगाड़ी आई तो यहाँ से वो स्पीड से इधर गुजर रही है, तो उसके साथ की जो हवाएं हैं वो भी क्या हो रही हैं, गतिशील हो रही हैं, और वो गतिशील हवाएं हो गई, इसके कारण यहाँ की हवा जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लगती है, जितनी गाड़ी की स्पीड है उसी के लगभग आसपास की स्पीड से चलने लगती है, जिसके कारण यहाँ का जो दाब है वो कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, दाब क्या होगा, कम हो जाएगा गाड़ी के नजदीक वाला दाब। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इसके जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं रेलवे प्लेटफॉर्म के पास खड़ा हूँ, तो जैसे यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो यहाँ से गाड़ी के सामने वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हवा की स्पीड वहां पे बढ़ जाएगी, और जबकि मेरे पीछे की हवा का दाब जो है, जो पीछे हवा है उस वायु का दाब क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण वो मुझे आगे की ओर प्लेटफॉर्म की तरफ धकेल देगी, तो मैं क्या है उस गाड़ी से टकरा सकता हूँ या उसमें गिरने की संभावना जो है बढ़ जाती है। और इसमें आपने देखा होगा छोटे मोटे लिफाफे तो गाड़ी के साथ ही ऐसे उड़ने लगते हैं, ये आपने देखा होगा, ये घटना तो आपने जरूर देखी होगी। तो इसका तीसरा उपयोग है कि इसका उपयोग जो है वेंट्रीमीटर में भी किया जाता है। वेंट्रीमीटर क्या है, इसमें धारा प्रवाह की जो वेग है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वेंट्री मापी का उपयोग इसमें भी क्या है, बर्नौली करने का यूज होता है। पक्षी का बिना पंख हिलाए उड़ना, आपने देखा होगा बाज वगैरह पहले तो पंख हिलाता रहता है तो उड़ता है, लेकिन फिर कई बार क्या है वो इस तरह अपने पंखों को फैला लेता है, फिर भी वो उड़ता रहता है आसानी से, अब उसको पंख हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने पंखों की जो आकृति है इस तरह से बना देता है जिस तरीके से जिसकी वजह से उसके ऊपर का दाब जो है वो वायु दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नीचे की वायु का दाब अधिक होने की वजह से वो पक्षी जो है वो बिना अपने पंखों को हिलाए कई देर उड़ सकता है। तो ये हमारे पास बर्नौली के बारे में, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बना लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको और कोई भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3-4 बुक्स का इसमें निचोड़ डाला है, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। और रीड के लिए दाब से संबंधित हमारी ये 3 वीडियो है, अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हो तो इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगे उसका लाभ उठा सको।